80 का दशक खत्म होने की कगार पर था, जिस समय मसाला एक्शन फिल्में बिल्कुल अपने पीक पर चल रही थीं। और 80s से बॉलीवुड में दो बड़े एक्शन हीरो निकलकर सामने आए थे। ये थे सनी देओल और संजय दत्त, जिनकी इंडिविजुअली फिल्मों को लोगों ने 80s में बहुत ज्यादा पसंद किया था। और अब लोग ये चाहते थे कि ये दो बड़े एक्शन हीरो किसी एक फिल्म में नजर आएं। खैर, उस समय मल्टी स्टारर फिल्मों का ही दौर था, तो बड़े स्टार्स को साथ में लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय आज के जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था कि स्टार दूसरे स्टार की फिल्म में काम करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में सनी देओल और संजय दत्त को दो एक्शन फिल्मों के लिए साइन किया गया। ये दोनों ही फिल्में थीं साल 1990 में आई क्रोध और 1991 में आई योद्धा। इन दोनों ही फिल्मों को लेकर ऑडियंस के बीच में बज़ बहुत ज्यादा था और लोग ये बोल रहे थे कि भाई साहब, सनी देओल और संजय दत्त की फिल्म है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आग जरूर लगाएगी। लेकिन फाइनली जब इनकी साथ में आई फिल्म क्रोध रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और इसके अगले ही साल जब इन दोनों की साथ में आई दूसरी फिल्म योद्धा रिलीज हुई तो लोगों को इससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, जिसको जाने माने डायरेक्टर राहुल रवेल डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने सनी देओल के साथ में बेताब, अर्जुन और डकैत जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। इस वजह से उस समय फिल्म योद्धा को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काफी महंगे दामों में खरीदा भी था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। खैर, इसके बाद सनी देओल और संजय दत्त हमें एक बार फिर से फिल्म छतरी में भी नजर आए थे। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सनी देओल और संजय दत्त जैसे दो बड़े सुपरस्टार जब भी किसी फिल्म में नजर आए तो ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर ही नहीं पाई। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? योद्धा जैसी बड़े बजट की फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी क्यों हो गई थी? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूक कहां पर हो गई और जाने माने सिंगर अमित कुमार के गाने को एंड मौके पर कुमार सानू से रिप्लेस क्यों कर दिया गया। देख लो, देख लिया, जान लो, रुपए लेकर खामोशी से जगह खाली कर देंगे तो गोली नहीं चलानी पड़ेगी मुझे। इस बस्ती को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं होती। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें फिल्म योद्धा की रिलीज डेट की तो इसकी रिलीज डेट ही बहुत गलत थी। उस समय 1991 में होली के लगभग एक हफ्ते पहले 22 फरवरी को ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, जहां उस समय इसका सीधा सीधा क्लैश हुआ था फिल्म फरिश्ते और सलमान खान की फिल्म पत्थर के फूल के साथ में। और वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही बड़ी फिल्में थीं, जहां एक तरफ थे संजय दत्त और सनी देओल, दूसरी तरफ थे फरिश्ते में विनोद खन्ना और धर्मेंद्र, और तीसरी तरफ थे सलमान खान और रवीना टंडन। तो उस समय हुए इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश का फर्क इन तीनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर पड़ा था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में फिल्म फरिश्ते अच्छी चली थी। इसके अलावा फिल्म योद्धा के लगभग एक हफ्ते पहले सनी देओल और आदित्य पांचोली की एक और फिल्म विष्णु देवा भी सिनेमा घरों में चल रही थी। तो जिन लोगों ने विष्णु देवा को सिनेमा हॉल में एक हफ्ते पहले देख लिया था, अब वो एक हफ्ते बाद सनी देओल की दूसरी फिल्म योद्धा को देखने के लिए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर पड़ा था। और सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि योद्धा के लगभग 3 हफ्ते पहले अमिताभ बच्चन, गोविंदा और रजनीकांत की फिल्म हम सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसके गाने लोगों ने पसंद किए और ये फिल्म सिनेमा हॉल में अच्छी खासी चल रही थी। तो इन सारी चीजों का फर्क फिल्म योद्धा के ऊपर पड़ा था और ये सिनेमा हॉल में उतना नहीं चल पाई थी। जबकि अगर बात करें तो फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे जाने माने राइटर के सिंह ने, जो कि राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके थे। और उन्होंने राज कपूर के लिए राम तेरी गंगा मैली की कहानी थी, डायलॉग्स भी लिखे थे। इसके अलावा फिल्म त्रिदेव के डायलॉग्स लिखे थे और भी कई फिल्मों के डायलॉग्स और कहानी उन्होंने लिखी थी। तो वहीं फिल्म योद्धा का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर राहुल रवेल ने, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई थीं और सनी देओल के साथ में तो उनकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। जिन्होंने ही सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब को डायरेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने अर्जुन, समुंदर, डकैत और ऐसी कई और बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है। और उस समय जब फिल्म डकैत के बाद सनी देओल और राहुल रवेल की साथ में आने वाली फिल्म योद्धा का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। इसको सिनेयुग फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था करीम मुरानी, अली मुरानी और बंटी सूरमा ने, जिन्होंने इसके पहले अर्जुन और वर्दी जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। और इनकी पिछली फिल्म अर्जुन के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा चल जाने के बाद में फिल्म योद्धा के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया था, जहां प्रवीण भट्ट की सिनेमेटोग्राफी थी। म्यूजिक कंपोजर के तौर पर बप्पी लहरी को लिया गया था और लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 4 गाने रखे गए थे। हालांकि गाने अच्छे थे, लेकिन 90s के हिसाब से ये गाने कुछ खास नहीं चल पाए थे। ये गाने थे लड़का कुंवारा, प्यार बड़ा मुश्किल है, होल डे होल नाइट और ताना नाना ताना नाना,
जहां इन गानों में आवाजें थीं आशा भोसले, अमित कुमार, कुमार सानू, अलका याग्निक और अनुपमा देशपांडे की। और फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय एवरेज सेल हुआ था। कुछ गाने तो लोगों ने पसंद किए थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना नहीं था जो कि फिल्म को हाइप दिला सके। तो फिल्म का एवरेज म्यूजिक एल्बम भी कहीं न कहीं इसके फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन रहा, क्योंकि ये वो समय था जब फिल्में अपने म्यूजिक एल्बम की वजह से चलती थीं, और जिन फिल्मों के गाने अच्छे होते थे वो ज्यादातर फिल्में लोग सिनेमा हॉल में देखने के लिए भी जाते थे। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 90 लाख के आसपास। लेकिन उस समय फिल्म योद्धा इंडिया में कलेक्शन कर पाई थी लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास, और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और ये उस समय के सबसे एक फ्लॉप फिल्म रही थी। और इस साल ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। वैसे 1991 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं साजन, हम, सौदागर, सड़क और फूल और कांटे। खैर उस समय योद्धा जैसी बड़े बजट की फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर न चलने की वजह से बहुत सारे लोगों का दिल टूटा था। फिल्म योद्धा को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली हुआ ये था कि ये फिल्म सबसे पहले साल 1988 में अनाउंस हुई थी, जिसको उस समय राहुल रवेल नहीं बल्कि जाने माने डायरेक्टर कबल शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने उस समय मर मिटेंगे और जीते हैं शान से जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया था। और उस समय फिल्म का टाइटल भी योद्धा नहीं बल्कि बेनकाब रखा गया था। एक्चुअली में सनी देओल और संजय दत्त की फिल्म योद्धा उनकी फिल्म क्रोध के पहले ही अनाउंस हो गई थी, लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि कबल शर्मा ने जब फिल्म के कुछ सीन शूट किए तो ये मुरानी ब्रदर्स को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने कबल शर्मा को रिप्लेस करने का डिसाइड किया और उनकी जगह पर मुरानी ब्रदर्स की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन के डायरेक्टर राहुल रवेल को लिया गया। लेकिन उस समय राहुल रवेल अपनी और फिल्मों का डायरेक्शन भी कर रहे थे, इस वजह से वो इस फिल्म को थोड़ी देर से शुरू कर पाए और इसमें लगभग 6 से 7 महीने का समय निकल गया था। और जब राहुल रवेल इससे जुड़े तो राहुल रवेल ने फिल्म के कुछ सीन में अपने हिसाब से बदलाव करना भी शुरू किया। हालांकि सनी देओल और संजय दत्त तो पहले ही फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे, लेकिन इसके अलावा सनी देओल के अपोजिट पहले राहुल रवेल ये चाहते थे कि जूही चावला इसमें काम करें, और जब उन्होंने जूही चावला को इसके लिए अप्रोच किया तो जूही चावला ने इसमें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें उनका किरदार ही दमदार नहीं है। ये कहानी सनी देओल और संजय दत्त के टकराव की है और उनका किरदार बहुत ही कमजोर है। खैर जूही चावला के मना कर देने के बाद राहुल रवेल ने इसके लिए माधवी को भी अप्रोच किया था, जो उस समय गोविंदा और राजेश खन्ना की फिल्म स्वर्ग में काम कर रही थीं। उन्होंने फिल्म योद्धा में अपने किरदार के बारे में सुना तो उन्होंने भी इसमें काम करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे राहुल रवेल को मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि उनकी डेट्स फिल्म स्वर्ग के लिए वो ऑलरेडी दे चुकी हैं, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रही हैं। खैर इन दोनों के मना कर देने के बाद में राहुल रवेल ने फाइनली संगीता बिजलानी को इसके लिए अप्रोच किया था और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थीं। इसके अलावा राहुल रवेल इसको पहले और बड़े लेवल पर बड़े स्टार्स के साथ में बनाने का प्लान कर रहे थे, और पहले उन्होंने सनी देओल के छोटे भाई के पर आमिर खान को भी अप्रोच किया था। हालांकि उस समय आमिर खान ने राहुल रवेल की पिछली फिल्में डकैत, अर्जुन और समंदर देखी थी, जो उन्हें काफी पसंद भी आई थी, और वो उस समय राहुल रवेल के साथ में काम करना भी चाहते थे। लेकिन जब राहुल रवेल ने उन्हें उनके किरदार के बारे में बताया तो आमिर खान को लगा कि ये किरदार तो बहुत ही छोटा है, इस वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। और वाकई में ये किरदार काफी छोटा था, जो फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त के नीचे ही दबने वाला था। खैर आमिर खान के मना कर देने के बाद राहुल रवेल ने एक समय इस किरदार के लिए ममिक सिंह को भी अप्रोच किया था, जो उस समय आमिर खान के साथ में जो जीता वही सिकंदर की शूटिंग कर रहे थे और वो उनके बड़े भाई बने हुए थे। लेकिन ममिक सिंह से भी बात नहीं बन पाई और बाद में फाइनली उन्होंने इसके लिए अभिनव चतुर्वेदी को साइन किया। एक्चुअली अभिनव चतुर्वेदी जो हैं वो उस समय तक बुनियाद और हम लोग जैसे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके थे और लोग उन्हें काफी जानने लगे थे। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि रवीना टंडन और अभिनव चतुर्वेदी के पिता एक दूसरे के कजिन्स हैं। तो अभिनव चतुर्वेदी भी उस समय फिल्म लाइन में काफी एक्टिव थे, इसी वजह से राहुल रवेल ने इस किरदार के लिए उन्हें साइन किया था। अब उनके अपोजिट पहले राहुल रवेल ये चाहते थे कि एक्ट्रेस सुहानी को साइन करें, जो उस समय फिल्म डेजी और मेरे बाद में काम कर चुकी थी। खैर राहुल रवेल ने उन्हें फिल्म योद्धा के लिए अप्रोच किया, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तो बाद में उनकी जगह बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस सनम को साइन किया गया था और सनम की ये पहली फिल्म थी। और इसके बाद सनम के ऊपर बहन के किरदार निभाने का टैग लग चुका था और आगे चलकर उन्हें बहन वाले रोल और भी कई फिल्मों में मिले। इसके बाद वो आगे चलकर दिल का क्या कसूर, फूल और अंगार जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन उनका करियर ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया। और संजय दत्त के अपोजिट इसमें शिल्पा शिरोडकर को साइन किया गया था, जो हमें स्पेशल अपीयरेंस में एक गाने में बस नजर आई थी।
राहुल रवेल ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी और लगभग 10 रील कंप्लीट हो जाने के बाद में जब मुरानी ब्रदर्स ने इसके रफेस देखे तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्हें ये काफी बोल्ड लगी और राहुल रवेल के द्वारा शूट किए गए सीन उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। इसकी कहानी में और किरदारों में उन्हें इमोशनल बॉन्डिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। तो एक समय तो मुरानी ब्रदर्स ने यह डिसाइड किया कि इस फिल्म के बाकी सीन वो राजकुमार संतोषी से शूट करवाएंगे, जो उस समय फिल्म घायल बना चुके थे। लेकिन राहुल रवेल राजकुमार संतोषी से काफी सीनियर थे और राजकुमार संतोषी उनकी फिल्म को दोबारा से शूट करने में काफी झिझक रहे थे। और जब ये बात राहुल रवेल को पता चली तो राहुल रवेल भी काफी अपसेट हो गए थे। खैर बाद में मुरानी ब्रदर्स ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो राजकुमार संतोषी को केवल इसलिए लेना चाहते थे कि राजकुमार संतोषी फिल्म की कहानी में और इसके किरदारों में और सीन्स में अपने थोड़ी थोड़ी इनपुट दे सकें। उनका प्लान पूरी तरह से राहुल रवेल को रिप्लेस करना बिल्कुल भी नहीं था। समय फिल्म को सुरेश चतुर्वेदी ने एडिट किया था, लेकिन आगे चलकर मुरानी ब्रदर्स ने फिल्म को डेविड धवन को दिखाया, जो उस समय कई फिल्मों को एडिट भी करते थे। तो डेविड धवन के भी कुछ इनपुट उन्होंने लिए और फिल्म की लंबाई को थोड़ी कम करवाया था। तो इस तरह से फिल्म योद्धा में कई बार बदलाव होते रहे और इसका फर्क फिल्म के ऊपर साफ साफ नजर भी आता है। खैर जब फिल्म योद्धा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई तो राहुल रवेल ने इसका रीजन भी बताया। उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने सनी देओल की फिल्म अर्जुन और डकैत को डायरेक्ट किया था। इस बारे में उनका ये कहना था कि योद्धा बनाते टाइम पर वो अपनी फिल्म मेकिंग की टेक्निक में काफी एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जहां इसमें उन्होंने शॉट लेने के तरीके में बदलाव किया, लाइटिंग में बदलाव किया और इसके अलावा वो और भी कई टेक्निकल चीजों के ऊपर काफी ध्यान दे रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि वो फिल्म के इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाए। इस वजह से फिल्म की कहानी कमजोर होती चली गई। ये फिल्म लगभग 2 साल डिले हो गई थी। वहीं अगर ये फिल्म लगभग 2 साल पहले रिलीज होती तो शायद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चलती, क्योंकि इसमें जो ड्रामा और एक्शन रखा गया था वो बिल्कुल एक 80s के फिल्म के जैसा ही था। लेकिन ये फिल्म 90s में रिलीज हो पाई थी और इस समय तक लोगों का फिल्म को लेकर टेस्ट बदलने लगा था। उस समय फिल्म के डिले होने की वजह से इसके प्रोड्यूसर करीम मुरानी को हार्ट अटैक भी आ गया था, क्योंकि उन्होंने ब्याज के ऊपर पैसे उठाए हुए थे और फिल्म डिले होने की वजह से इसके ऊपर ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। फिल्म के डिले होने का एक रीजन ये भी था क्योंकि उस समय संजय दत्त की जो पहली पत्नी थी ऋचा शर्मा, वो न्यूयॉर्क में एडमिट थी। उनकी कैंसर का इलाज चल रहा था। इस वजह से संजय दत्त बीच बीच में फिल्म की शूटिंग को छोड़कर न्यूयॉर्क जाते ही रहते थे। तो कुछ इस वजह से भी ये फिल्म डिले होती चली गई और ये फर्क सीधा सीधा हमें फिल्म में नजर भी आता है। जैसे इसके बहुत सारे सीन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें संजय दत्त के बाल हमें कभी छोटे तो कभी बड़े नजर आते हैं। और यहाँ पर आप सनी देओल की इन फोटोज में उनके बालों का ये अंतर साफ साफ देख भी सकते हैं। खैर आगे चलकर कई सालों तक संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा का इलाज चलता रहा और फाइनली साल 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई में हुई। इसके कुछ सीन चेन्नई में शूट किए गए और कुछ सीन गोवा में फिल्माए गए थे। खासकर से फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था उसको पूरा का पूरा गोवा में शूट किया गया था। उस समय राहुल रवेल ने अपने एक इंटरव्यू में इसमें काम करने वाली संगीता बिजलानी को सबसे गैर प्रोफेशनल एक्ट्रेस बोला था। इस बारे में राहुल रवेल का ये कहना था कि जब फिल्म की पूरी स्टार कास्ट गोवा में रुकी हुई थी उस समय संगीता बिजलानी भी वहां पर थी, जहां सबके साथ में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा था। और जब यहाँ पर संगीता बिजलानी के सीन को शूट करने की बात आई तो संगीता बिजलानी वहां से चली गई थी और इस बारे में उन्होंने राहुल रवेल को भी नहीं बताया कि वो गोवा से वापस मुंबई जा रही हैं। और राहुल रवेल उस समय संगीता बिजलानी के साथ में ये सीन शूट नहीं कर पाए थे, जबकि बाकी स्टार कास्ट यहीं पर मौजूद थी। तो इन सारी बातों को लेकर उस समय राहुल रवेल ने संगीता बिजलानी को बहुत ही गैर पेशेवर एक्ट्रेस बोला था। खैर जब ये बात संगीता बिजलानी को पता चली तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि वो कई दिनों तक गोवा में बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी। उनके साथ में राहुल रवेल ने कोई भी सीन शूट नहीं किया, मात्र 1 या 2 सीन शूट हुए और वो उन्होंने अच्छे से शूट कर लिए थे। तो जब वो वहां पर फ्री बैठी हुई थी तो उन्हें लगा कि शायद उनकी जरूरत नहीं होगी, इस वजह से वो गोवा से मुंबई आ गई थी। और इसको लेकर संगीता बिजलानी ने उल्टे राहुल रवेल के ऊपर ही आरोप लगाए कि उल्टा उन्होंने ही उनका समय बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये वही समय था जब संगीता बिजलानी सलमान खान को डेट कर रही थी और कहा जाता है कि उस समय संगीता बिजलानी सलमान खान से मिलने के लिए ही गोवा से मुंबई चली गई थी। यहाँ पर हमें परेश रावल की ये जो बड़ी सी हवेली देखने के लिए मिलती है, ये एक्चुअली गोवा का बहुत ही फेमस मजोर्डा रिसोर्ट है, जो रिसोर्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। यहाँ पर आप इस रिसोर्ट की अंदर से कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो ये इस रिसोर्ट की रियल फोटोज हैं और ये फिल्म की फोटोज हैं, तो इनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये सेम वही रिसोर्ट है जिस रिसोर्ट को इसमें परेश रावल के बंगले के तौर पर दिखाया गया था। अब यहाँ पर गोवा में एक सीन के लिए बहुत सारे कुत्तों की भी जरूरत थी।
तो उस समय एक डॉग सप्लायर थे लिंगम, उनके पास में अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे कुत्ते रहते थे। तो पर्टिकुलर इस सीन के लिए लिंगम बहुत सारे कुत्तों को बॉम्बे से गोवा लेकर आए थे और इस सीन को शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में ये जो बड़ी सी घड़ी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके एक कांटे पर संजय दत्त लटके होते हैं, एक्चुअली इसका पूरा सेट महबूब स्टूडियो में लगाया गया था और यहीं पर इन सारे सीन्स को फिल्माया गया, जहां ये घड़ी बिल्कुल एक पतली प्लाई से बनाई गई थी, जिसको लगभग 5 लोगों ने मिलकर एक हफ्ते में तैयार कर लिया था। हालांकि इन सारी चीजों की इतनी कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें इसलिए की गई थी जिससे कि फिल्म के क्लाइमैक्स को और ज्यादा ग्रांड दिखाया जा सके। इसके अलावा उसी समय 1989 के आसपास मुंबई में नया एसएल वर्ल्ड भी शुरू हुआ था, तो फिल्म के गानों के कई सीन एसएल वर्ल्ड में भी शूट किए गए थे, खासकर से ये सीन जहाँ पर इस स्लाइड से ये स्टंटमैन बाइक को दाता है। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस स्लाइड पर ये बाइक चलाने वाले सनी देओल नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था, जो शॉट काफी दूर से लिया गया था, लेकिन फिर भी ये साफ साफ समझ में आता है कि ये सनी देओल तो नहीं थे। और ये सारी चीजें राहुल रवेल की फिल्म से लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि राहुल रवेल अपनी फिल्मों को बहुत ही रियलिस्टिक शूट करते थे, लेकिन फिल्म योद्धा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज तक ये फिल्म अगर किसी को बताया ना जाए कि राहुल रवेल ने इसका डायरेक्शन किया था, तो लोग ये समझ ही नहीं सकते हैं कि ये राहुल रवेल की फिल्म है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब ये फिल्म शुरू होती है तो इसमें संजय दत्त का नाम सनी देओल के पहले आता है, लेकिन उस समय संजय दत्त का नाम फिल्म में सनी देओल के पहले आने को लेकर सनी देओल को कोई भी आपत्ति नहीं थी। और ये बात सनी देओल के फैंस के लिए उस समय काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इसके पहले सनी देओल जब अनिल कपूर के साथ में रामावतार जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो उस समय अनिल कपूर सनी देओल से सीनियर थे और फिल्म के मेकर्स ये चाहते थे कि अनिल कपूर का नाम सनी देओल के पहले आए, लेकिन ये बात सनी देओल और उनके प्रशंसकों को मंजूर नहीं थी। और एक बार तो उनके कई फैंस एक ऑफिस में भी चले गए थे, जहां उन्होंने एक पत्रकार को धमकाया भी था, क्योंकि उस समय उस पत्रकार ने अनिल कपूर का नाम सनी देओल के पहले छाप दिया था। और इस बारे में सनी देओल के प्रशंसकों का ये कहना था कि भले ही अनिल कपूर सनी देओल से सीनियर, लेकिन फिल्म में सनी देओल का नाम हमेशा उनसे पहले आएगा। लेकिन फिल्म योद्धा के टाइम पर सनी देओल ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जबकि संजय दत्त का नाम उनसे पहले था। खैर, वैसे अगर देखा जाए तो उम्र में तो सनी देओल संजय दत्त से बड़े थे, लेकिन संजय दत्त की फिल्म रॉकी उनकी फिल्म बेताब के पहले आ गई थी। वैसे फिल्म के सेट पर सनी देओल और संजय दत्त के बीच में ऐसा कोई भी टकराव या ऐसा कोई भी मनमुटाव देखने के लिए नहीं मिला। ये दोनों ही फिल्म के सेट पर बिल्कुल दोस्तों के जैसे ही रहते थे, जहाँ तक कि एक बार तो एक सीन करते टाइम पर संजय दत्त अपने कुछ डायलॉग्स भूल भी गए थे और बार बार रीटेक करने के बाद भी वो अपने डायलॉग्स को लगातार भूलते ही जाते। तो सनी देओल ने उस समय मजाकिया अंदाज में बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर डायलॉग याद नहीं आ रहे हो तो फाइट सीन ही शूट कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में फिल्म के सेट पर टकराव नहीं था, जो अक्सर दो बड़े हीरोज के बीच में देखा जाता था। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसके बाद में थोड़ा मनमुटाव जरूर देखने के लिए मिला था, जब संजय दत्त को ये लगने लगा था कि फिल्म में सनी देओल का रोल उनसे ज्यादा हो गया है। हालांकि पहले फिल्म की शूटिंग जब स्टार्ट तो संजय दत्त को ये लग रहा था कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में उनका रोल सनी देओल से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी और इसका क्लाइमैक्स आया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि सनी देओल का रोल उनसे ज्यादा बड़ा है। खैर, इसको लेकर संजय दत्त ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो थोड़ी अपसेट तो जरूर हुए थे। इसके अलावा फिल्म योद्धा के अगर बैकग्राउंड म्यूजिक को आप देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को काफी हद तक सनी देओल की पिछली फिल्म घायल से लिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें तो पहले फिल्म में सनी देओल के लिए सारे के सारे गाने अमित कुमार गाने वाले थे और उन्होंने गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे। जहां तक कि फिल्म का जो एक अच्छा गाना है होल डे होल नाइट, जिसको सनी देओल और संगीता बजलानी के ऊपर शूट किया गया था, इसको भी अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उसी समय कुमार सानू के गानों का भी अच्छा खासा क्रेज हो गया था और लोग उनके गाने काफी पसंद करने लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमित कुमार के द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस गाने को फिल्म मेकर्स ने फिल्म में यूज ही नहीं किया और बाद में दोबारा से इस गाने को कुमार सानू से गवाया गया और इस गाने को फिल्म में रखा गया था। तो फिल्म के वीडियो सॉन्ग में हमें जो आवाज सुनने के लिए मिलती है वो कुमार सानू की थी, लेकिन यूट्यूब पर इसका अमित कुमार की आवाज में भी ऑडियो वर्जन अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। अमित कुमार के द्वारा गाए गए इस गाने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो अमित कुमार की आवाज मुझे लगता है कि सनी देओल के ऊपर बहुत अच्छे से शूट होती थी। अमित कुमार ने सनी देओल के लिए आगे चलकर भी फिल्म इम्तिहान में एक गाना गाया था, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। वो गाना भी अमित कुमार की आवाज में सनी देओल के ऊपर बहुत अच्छा शूट हो रहा था। लेकिन 90s में ऐसा हुआ कि कुमार सानू के आने के बाद में अमित कुमार के कई गानों को कुमार सानू से रिप्लेस कर दिया गया था
और इसमें कुमार सानू की आवाज में जो गाना है होल डे होल नाइट, वो सनी देओल के लिए कुमार सानू का गाया गया पहला गाना है। इसके अलावा फिल्म के एक और गाने ताना नाना में अमित कुमार और कुमार सानू इन दोनों की ही आवाजें सुनने के लिए मिली थीं। एक्चुअली ये जो गाना है होल डे होल नाइट, इसको बब लहरी ने कॉपी किया था एक कैरेबियन गाने से, जो ओरिजिनली मैरी मैन बैंड का गाना है और इसका टाइटल था होल डे होल नाइट। फिल्म में सनी देओल का जेल वाला एक एक्शन सीन शूट किया जा रहा था, जहां पर सनी देओल को जेल में एक चैन से बांधा जाता है, लेकिन सनी देओल गुस्से में इस चैन को तोड़ देते हैं और वहां पर मारने लगते हैं। तो इस सीन में सनी देओल ने जब उनको पकड़े हुए कुछ पुलिस वालों को पीछे धक्का दिया तो उनमें से एक को काफी चोट भी आ गई थी। उस समय सनी देओल ये सीन करते टाइम पर गुस्से में बिल्कुल खो गए थे। खैर जब कट हुआ और सनी देओल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे सॉरी भी बोला था। इसके अलावा फिल्म योद्धा के न चलने का एक रीजन ये भी था कि इसमें पहले डैनी का जो किरदार है उसको काफी अच्छा दिखाया गया था, मतलब एकदम डेयरिंग, एकदम दबंग टाइप का, लेकिन आगे चलकर इस किरदार का थोड़ी मजाक बना दिया जाता है जब ये भिखारी बन जाता है। और क्लाइमैक्स आते आते तो ये फिल्म इतनी खराब हो जाती है जब परेश रावल का किरदार बिल्कुल कुत्ते के जैसे भौंकने लगता है। तो जहां ये फिल्म बिल्कुल सीरियस नोट से शुरू हुई थी, क्लाइमैक्स आते आते ये फिल्म अपना ही मजाक बनाने लगती है। तो ये सारी चीजें फिल्म के साथ में सही नहीं हुई और ये फिल्म लोगों के दिलों में कुछ खास जगह नहीं बना पाई। और आज भी शायद सनी देओल और संजय दत्त के डाई हार्ड फैंस भी इस फिल्म को केवल इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इसमें सनी देओल और संजय दत्त दोनों ही नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म योद्धा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और आप में से किसी ने अगर इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।